नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं तालिबान की। ऑलराइट, हम सब जानते हैं कि तालिबान का कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान में। उन्होंने अपनी एक सरकार भी अनाउंस की है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे एक विश्लेषण करेंगे कि तालिबान ने कैसे बेनिफिट किया या फिर क्या उनके ऊपर एक एडवर्स इंपैक्ट पड़ा वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स का, यानी कि वेस्ट एशिया में जो वोलेटाइल पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। मैं कहूंगा पिछले 5 से 6 सालों में या फिर एक दशक की भी हम लोग बात कर सकते हैं। 2011 में अरब स्प्रिंग आया, उसके बाद आईसिस की डेवलपमेंट हुई, उसके बाद पूरा वेस्ट एशिया डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। टर्की रिसर्जेंस कर रहा है, यानी कि टर्की इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब और यूएई मैं नहीं कहूंगा डिक्लाइन पे है कंप्लीटली, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी डेमोक्रेटाइजेशन जरूर दिख रही है उन कंट्रीज में। ईरान रिसर्जेंट बन चुका है और इजराइल एक और एक्सिस है वेस्ट एशिया में। तो इन सारी वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स की डेवलपमेंट के बीच तालिबान को क्या फायदा पहुंचा है? क्योंकि अगर हम लोग तालिबान की बात करें, देखिए तालिबान ने 2013 में ही कतर में अपना पॉलिटिकल ऑफिस ओपन किया था और उस पॉलिटिकल ऑफिस की वजह से उनको काफी गेन मिला है। अगर हम लोग दोहा अग्रीमेंट की बात करेंगे जो 2020 में साइन किया गया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और तालिबान के बीच, उसका बहुत ज्यादा श्रेय जाता है पॉलिटिकल ऑफिस को। यहां पे आपको ध्यान देने की बात यह है कि पॉलिटिकल ऑफिस से वो लोग नेगोशिएशन तो कर ही रहे थे, लेकिन ऑन द ग्राउंड ऑफेंसिव भी चालू था। ये क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिटिकल ऑफिस, दे वर ट्राइंग टू नेगोशिएट कंटिन्यूअसली व्हाइल कीपिंग दैट ऑफेंसिव रेडी। दैट वाज अ सक्सेस ऑफ दैट पॉलिटिकल ऑफिस। बट व्हाई द वर्ल्ड मिस दिस? हम लोग बात करेंगे कि किस तरह तालिबान ने बेनिफिट किया वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स की वजह से, जिसकी वजह से पूरे विश्व की नजर तालिबान के ऊपर नहीं थी। धीरे धीरे उन्होंने पावर मैं कहूंगा कंसोलिडेट किया और इवेंचुअली अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। तो इन सब चीजों के ऊपर एक विश्लेषण चलेगी। 2 भागों में डिस्कशन होगा। पहले भाग में आपको इन शॉर्ट तालिबान की हिस्ट्री बताऊंगा और दूसरे भाग में हम लोग पिछले 10 सालों की बात करेंगे वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स की, जिसकी वजह से कैसे तालिबान को फायदा पहुंचा, इसके ऊपर बात करेंगे। और अंत में हम ये भी बात करेंगे कि क्या उसका नुकसान है, यानी कि एक एडवर्स इंपैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। चलिए, ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आई के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन द आईडी @rahulsai222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डू विजिट studyiq.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। चलिए बात करते हैं सबसे पहले तालिबान की स्टोरी के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि आपको पता है ये चीजें, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में बताता हूं कि तालिबान की स्टोरी क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि 1978 में सौर रेवोल्यूशन आया था अफगानिस्तान में, और इससे पहले कि अगर आपको एक बैकग्राउंड याद रखनी है तो यू नीड टू रिमेंबर कि इस समय पे 1945 के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक कोल्ड वॉर चल रहा था। तो प्रॉक्सी वॉर चलते थे उनके, वो खुद डायरेक्टली नहीं लड़े, लेकिन दूसरे देशों में वो जरूर लड़े हैं प्रॉक्सी वॉर्स, राइट। और उसका एक प्लेटफॉर्म था अफगानिस्तान। अब 1978 में जब सौर रेवोल्यूशन आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बबरक कमाल इस रेवोल्यूशन में पावर में आए। कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर थे, इनफैक्ट कम्युनिस्ट लीडर थे मैं कह सकता हूं। तो यहाँ पे उन्हें यूएसएसआर का समर्थन था। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेटअप हुई अफगानिस्तान में। उसके बाद अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर जरूर हुआ और उस सिविल वॉर के बाद 1979 में यूएसएसआर ने एंटर किया अफगानिस्तान। और 1979 से मैं कह सकता हूँ 1985-86 तक बबरक कमाल पावर में थे। उसके बाद ये जो वॉर चल रहा था 1980 से 1990 के बीच, यूएसए और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इन्होंने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। अब ये मुजाहिदीन कौन थे? इन्हें ट्रेनिंग मिली कंटिन्यूसली, सीआईए ने ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान के बेसिस में इन्हें ट्रेनिंग मिली। मुजाहिदीन कंटिन्यूसली लड़ रहे थे यूएसएसआर के साथ, क्योंकि यूएसएसआर के साथ फाइट करना था। यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन थ्रू मुजाहिदीन उन्होंने यूएसएसआर को काउंटर करने की कोशिश की और काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहे, राइट। अब इसके बाद 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, ये हम सब जानते हैं। अब जैसे 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो क्या होना था? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स तो बाहर निकल गए, इन लोगों ने अफगानिस्तान को अपनी सिचुएशन में छोड़ के चले गए। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग अफगानिस्तान की बात करें, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप की, मोहम्मद नजीबुल्लाह की। लेकिन इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी नहीं मान रहे थे बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे। तो उसके बाद 1992 से लेकर 1996 तक सिविल वॉर छिड़ गया। और इस सिविल वॉर में मैं कह सकता हूं जो भी मुजाहिदीन के लीडर्स थे, जो भी फैक्शंस थे, वो धीरे धीरे यूनाइट हो गए अंडर दी
नेम तालिबान, राइट। तो बेसिकली मुजाहिदीन की जो सक्सेसर है मैं कह सकता हूँ तालिबान। तालिबान बेसिकली मींस द एजुकेटेड, द लर्नेड, राइट। तो इन लोगों ने लड़ाई की कंटिन्यूसली और अल्टीमेटली 1996 में पावर कैप्चर किया। आपको ये पता है 1996 से 2001 तक यहाँ पे तालिबान की सरकार थी, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली ये है कि 1996 जब तालिबान की सरकार बनी तो इनको बहुत ही क्विकली कुछ लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था। एक था पाकिस्तान, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, एक था यूएई और एक था सऊदी अरब में। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान वाज आल्सो वन व्हिच रिकॉग्नाइज्ड, बट आपको ध्यान देना है सऊदी एंड यूएई आल्सो रिकॉग्नाइज्ड द तालिबान गवर्नमेंट इन 1996। लेकिन 2001 में क्या हुआ हम सब जानते हैं। 2001 में 9/11 टेररिस्ट अटैक हुआ। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स एंटर्ड इनटू अफगानिस्तान, वॉर ऑन टेररिज्म करके 20 साल तक ये वॉर चला। और अभी की क्या डेवलपमेंट है, 2021 में फिर से मैं कहूंगा अगस्त 15-16 को काबुल के ऊपर कैप्चर हुआ। सितंबर फर्स्ट वीक में इनफैक्ट तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट भी अनाउंस कर दी। तो अभी फिलहाल इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान फिर से बन चुका है। ये कब तक चलेगा पता नहीं, बट एज ऑफ नाउ द सिचुएशन इज कि तालिबान की सरकार बनी है। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड कि तालिबान के साथ क्या हुआ। 1996 में आए, 2001 में उन्होंने डिपोज किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, वापस 20 साल बाद वो पावर में आए। ये तो थी तालिबान की स्टोरी। अब इसी दौरान हम लोग पिछले 10 सालों की बात करते हैं कि वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, राइट। वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, अगर हम लोग बात करें वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स की, देखिए 2011 में अरब स्प्रिंग आया। अब अरब स्प्रिंग एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट था बहुत सारे देशों में, जैसे कि ट्यूनीशिया में, इजिप्ट में, बहुत सारे दूसरे वेस्ट एशियन कंट्रीज में भी आया। और ट्यूनीशिया में तो सरकार भी बदल गई, दूसरे बहुत सारे लीडर्स चले गए। इजिप्ट में होस्नी मुबारक वाज डिपोज्ड, बट इजिप्ट में उसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड आया, फिर उनको भी डिपोज किया। अभी वहां पे मिलिट्री रूल चल रही है। तो मोर और लेस मैं कह सकता हूं कि अरब स्प्रिंग की सक्सेस के ऊपर बहुत से लोगों ने कमेंट किया है। बहुत से लोग कहते हैं सक्सेस है, कुछ लोग कहते हैं सक्सेस नहीं है, बट नॉनदलेस एक मूवमेंट जरूर हुआ था। और मैं कह सकता हूं कि कुछ ही सालों में 2013 तक वो मूवमेंट फिजल आउट भी हो गया था, एक्सेप्ट फॉर वन रीजन। अगर मैं बात करूं एक रीजन की, वो था सीरिया। और सीरिया की जो इशू है, जो अरब स्प्रिंग में शुरू हुआ था 10 साल पहले, वो आज भी प्रॉब्लम चल ही रही है। वहां पे अभी भी एक सिविल वॉर सिचुएशन बनी हुई है, राइट। लेकिन आपको ध्यान देना है कि बहुत सी जगहों पे, ट्यूनीशिया में तो सरकार बदल गई और अभी फिर से एक प्रॉब्लम आ चुकी है ट्यूनीशिया में, बट नॉनदलेस दूसरे कंट्रीज में भी अरब स्प्रिंग की वजह से कुछ बदलाव जरूर आए हैं। जैसे कि कहीं पे कुछ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आए हैं, कहीं कुछ चेंजेस आए हैं। हम लोगों ने सऊदी में भी देखे बहुत सारे ईज्ड आउट रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं। यूएई में बदलाव आए हैं, ओमान में, कुवैत में छोटे छोटे चेंजेस आए हैं, बट फंडामेंटली नहीं, बट सम सॉर्ट ऑफ ईजिंग आउट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ अरब स्प्रिंग। इसे एक लिमिटेड सक्सेस भी कह सकते हैं। लेकिन 2013 तक मैं कहूंगा मोर और लेस अरब स्प्रिंग खत्म हो चुका था। अब 2013 में क्या हुआ, तालिबान ने अपना ऑफिस ओपन किया कतार में, राइट। दोहा में उन्होंने अपना पॉलिटिकल ऑफिस ओपन किया। अब इन्होंने यहां पे अपना पॉलिटिकल ऑफिस ओपन करके नेगोशिएशंस यहां से करने लगे फ्रॉम दोहा। अब सवाल उठता है कतार को उन्होंने सेलेक्ट क्यों किया। देखिए कतार वाज मोर और लेस अ न्यूट्रल कंट्री, I would say a better neutral country in comparison to I would say Saudi, UAE और any other country, जैसे टर्की हो गया या फिर दूसरी कोई वेस्ट एशियन कंट्री भी होगी, उनकी कंपैरिजन में rather न्यूट्रल था, इसीलिए उन्होंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे पॉलिटिकल ऑफिस से वो नेगोशिएट करते थे, लेकिन ऑन द ग्राउंड ऑफेंसिव चल रहा है, ऑन द ग्राउंड लड़ाई चल रही। अगर आप 2017 में देखें क्या हुआ, 2017 में कतार का ब्लॉकेड हुआ। अब यहाँ पे क्यों, वेस्ट एशिया में डिसयूनिटी हुई। वेस्ट एशिया में क्या हुआ, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल थी वहां पे एक तरफ आ गया सऊदी और यूएई और दूसरी तरफ आ गया कतार, राइट। अब कतार के ऊपर ये एलिगेशंस लगे कि कतार इज सपोर्टिंग टेररिज्म। और आपको ध्यान रखना है ये कि कतार जब उन्होंने एलिज किया सऊदी और यूएई ने कि इट इज सपोर्टिंग टेररिस्ट, इसमें तालिबान का कोई नाम नहीं था। आपको ध्यान देना ये चीज, ये जो डेवलपमेंट हुई, दिस वाज ओवर येमेन, दिस वाज ओवर अदर इंसिडेंट्स। तो इनका एक ब्लॉकेड हुआ, इनके न्यूज चैनल्स को ब्लॉकेड कर दिया गया, राइट। और ब्लॉकेड काफी दिनों तक चला। इससे क्लियरली हमें पता चले कि वेस्ट एशिया में फिशर्स है, यानी कि फॉल्ट लाइन्स है। अब इन द इस्लामिक वर्ल्ड इटसेल्फ, इजराइल का तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे इजराइल का डिस्कशन नहीं चल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें, वहीं पे फॉल्ट लाइन्स दिख गए। एक तरफ सऊदी और यूएई, दूसरी तरफ कतार का ब्लॉकेड हुआ। अब कतार ने धीरे धीरे कोर्ट करना शुरू किया टर्की को, और टर्की खुद रिसर्जेंट हो रहा था। और 2019 में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई, जहां पे हम लोगों ने देखा कि मलेशिया, पाकिस्तान, टर्की, कतार और यहाँ पे एक एंट्रेंट था ईरान भी, इन सब लोगों ने मिलकर एक इस्लामिक समिट किया मलेशिया में ही, विच वाज मोर और लेस डब्ड एज अ काउंटर टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, राइट। तो यहाँ पे
मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि वेस्ट एशिया में फॉल्ट लाइंस डेवलप हो गई, यानी कि साइड आ गई इन द इस्लामिक वर्ल्ड इटसेल्फ। एक तरफ कतार, टर्की और दूसरी तरफ आपको यूएई, सऊदी मिलेगा एंड द ग्रुप बेसिकली। इन सब चीजों की वजह से तालिबान को काफी फायदा मिला है, ये हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। और 2020 में क्या हुआ पता है आपको? दोहा अग्रीमेंट साइन हुआ ट्रंप सरकार और तालिबान के बीच, एंड इवेंचुअली इसको रेस्पेक्ट भी किया जो बाइडेन ने। एंड 2021 जनवरी में कतार का ब्लॉकेड एंड हुआ और तालिबान ने रिकैप्चर किया अफगानिस्तान। यहां तक स्टोरी हमें पता है ये सब चीजें। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो वेस्ट एशिया की डिसयूनिटी की वजह से, पहले तो वेस्ट एशिया दो भागों में बट गया था, एक तरफ सऊदी यूएई, दूसरी तरफ मैं कहूंगा टर्की और कतार, और ईरान एक दूसरा प्लेयर है ही। लेकिन अगर आप ध्यान दें 2013 और 2017, तो इन 4 सालों के बीच एक और बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई वेस्ट एशिया में, जिसकी वजह से तालिबान को बहुत फायदा पहुंचा है, और उस डेवलपमेंट का नाम है ISIS। देखिए, इसी टाइम के दौरान मैं कहूंगा ISIS पीक पे पहुंचा और 2017 तक 95% जो वो एरिया हैंडल करते थे वो भी खत्म हो चुका। क्यों? क्योंकि ISIS emerged एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक कैलिफेट सेटअप करने के लिए आए थे। शुरुआती दौर में काफी सक्सेस भी मिली उन्हें, काफी सारा एरिया वेस्ट एशिया का उन्होंने कैप्चर भी किया हुआ था। अभी भी कहते हैं कि सीरिया में प्रेजेंस है, इवन मेनी वेरिएंट्स ऑफ आईसिस आर आल्सो अवेलेबल। बट आपको ध्यान देना है कि 2013 से 2017 के बीच पूरे विश्व की नजर आईसिस के ऊपर थी। अब इसी दौरान तालिबान ने जरूर फायदा उठाया। एक तो पॉलिटिकल ऑफिस उन्होंने सेटअप किया था, नेगोशिएशन चल रही थी, ऑन द ग्राउंड ऑफेंसिव भी चल रही थी, पूरे विश्व की नजर आईसिस के ऊपर थी, सब लोग आईसिस से लड़ने के लिए बिजी थे। तो यहाँ पे तालिबान ने धीरे धीरे कंसोलिडेट किया और इवेंचुअली उनके पॉलिटिकल ऑफिस के थ्रू उन्होंने एक अग्रीमेंट भी साइन किया। अग्रीमेंट के बाद दे डिड रिकैप्चर अफगानिस्तान। तो ये था बहुत बड़ा बेनिफिट तालिबान का। एक तो वेस्ट एशियन फिशर्स की वजह से उन्हें फायदा मिला है, कतार ब्लॉकेड की वजह से भी मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा फायदा जरूर मिला है। इसके अलावा आईसिस के ऊपर पूरे विश्व की नजर थी, उससे तालिबान को बहुत ज्यादा फायदा मिला हुआ। अब इन सब के बीच अगर आप देखोगे कतर का रोल, कतर को मैंने बताया था कि मोर और लेस अ रादर न्यूट्रल पार्टी, इसीलिए वहां पर पॉलिटिकल ऑफिस बनाया गया था। लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है इन फ्यूचर, राइट, इन फ्यूचर अगर अमेरिका सोचे कि वी माइट वांट टू एंटर अगेन इन अफगानिस्तान और वेस्ट एशिया, तो ये एक मैप है छोटा सा, ऑल्दो ये 2020 की डेटा है, 2021 की जब भी अपडेट डेटा आएगी तो हम लोग बात करेंगे कितने एयर बेसेस या फिर कितनी मिलिट्री प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में यूएसए की। और मैं आपका जो फोकस है वो लेके जाना चाहता हूं कतर में। कतर एक छोटी सी कंट्री है जहां पे अल उदैद एयरबेस है, वहां पे सेंटकॉम है, यूनाइटेड स्टेट्स कंबाइंड एयर ऑपरेशन सेंटर है वहां पे। यानी कि कतर आई वुड से कतर हैज मिलिट्री, यूएस मिलिट्री प्रेजेंस देयर इटसेल्फ। दैट इज वाई इट वॉज एबल टू प्ले अ बिगर रोल। और कतार ब्लॉकेड की वजह से उनका वेट भी काफी बढ़ चुका था, तो इसकी वजह से दे डिड प्ले अ रोल, जिसकी वजह से तालिबान को काफी ज्यादा फायदा मिला। और आपको ध्यान रखना ये, अभी भी कतर की हम लोग बात करें तो यहां पे ये कहा जाता है कि 10,000 से भी ज्यादा यूएस सोल्जर्स आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर एयरबेस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अमिड्स ऑल दिस व्हाट इज हैपनिंग। अब इस चीज का अगर हम लोग एक क्लोजर लुक देखेंगे, उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें यह पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज टेकन अफगानिस्तान एंड द मिडिल ईस्ट इन अ विशियस साइकिल। अब ये क्यों? जो 1996 में हुआ, जो 2001 में हुआ, वो कभी भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत ज्यादा प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में। अगर वो ऑफेंसिव करना भी चाहते थे, अगेन दे हैव टू डू इट फ्रॉम एनी ऑफ दीज मिडिल ईस्टर्न कैंप्स इटसेल्फ, व्हिच टेक्स देम इनटू विशियस साइकिल। अब जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि तालिबान इज बोथ अ बेनिफैक्टर एंड इट माइट बी इंपैक्टेड एडवर्सली इन फ्यूचर। अब इन सब डेवलपमेंट का एक हम लोग जो अंडरस्टैंडिंग निकाल सकते हैं वो ये, व्हाट इज द इम्पैक्ट। अब एक इम्पैक्ट तो आपको पता चला कि वेस्ट एशियन डिसयूनिटी की वजह से, वेस्ट एशियन आई वुड से टेररिस्ट डेवलपमेंट की वजह से, आईसिस के डेवलपमेंट की वजह से तालिबान ने कंसोलिडेट किया और पावर अभी कैप्चर किया, उससे वो बेनिफिट जरूर हुए। लेकिन एक दूसरा फ्लिप साइड भी है। अब दूसरा फ्लिप साइड क्या है? देखिए, तालिबान ने तो गवर्नमेंट सेटअप कर दी, लेकिन व्हाट हैपेंड इन 1996, अगर आपको याद होगा 1996 में तालिबान ने जैसे ही पावर कैप्चर किया, उनको जल्दी से रिकॉग्नाइज भी किया था पाकिस्तान ने। इस बार पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज नहीं किया अभी तक, एटलीस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, दे रिकॉग्नाइज, बट दिस टाइम देयर हैज बीन नो रिकॉग्निशन। अगर हम लोग बात करें सऊदी की, सऊदी हैड रिकॉग्नाइज, बट दिस टाइम देयर इज नो रिकॉग्निशन। सो फ्लिप साइड इज दिस कि डिसयूनिटी की वजह से, जो मैं कहूंगा तालिबान का जो ऑफिस था कतार में, तो
टू सम एक्सटेंट तालिबान हैज साइडेड विद कतार एंड टर्की, राइट। तो इसकी वजह से यूएई सऊदी अरब ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। और सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये रह जाता है कि विल द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज तालिबान फॉर्मली, दैट इज द क्वेश्चन। अब इसके ऊपर भी वेस्ट एशिया इज डिवाइडेड, दैट इज द एडवर्स इंपैक्ट। जिस वेस्ट एशियन डिवीजन की वजह से तालिबान को फायदा मिला, उसी वेस्ट एशियन डिवीजन की वजह से आज उन्हें लेजिटिमेसी या फिर फॉर्मली रिकॉग्नाइज होने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। सो लेट अस वेट एंड वॉच फॉर दिस ग्रेट गेम। और क्या तालिबान को वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर हम लोग कंटिन्यूसली नजर रखेंगे। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।